बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ASP.NET कोर कंसोल एप्लीकेशन। इलेक्शंस और कुछ और टॉपिक भी साथ में इंक्लूडेड होंगे। सबसे पहले हमने देखना कलेक्शंस क्या होते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मेरे मतलब एक टास्क है जिसमें मैंने एक नेम स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं एक नेम स्टोर कर लेता हूँ और फर्दर जहाँ भी यूज़ करना हो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब मेरे पास 10 स्टूडेंट्स के नेम है जिनको मैंने सेव करना है, तो नेम 1, नेम 2, नेम 3 काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल बन जाएंगे। और इसी तरह अगर मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करता हूँ कि मुझे ये स्टूडेंट्स के नेम 1 बाई 1 बताते जाएँ। वो कभी 5 बताता है, कभी 10, तो लिमिट नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कलेक्शंस यूज़ करते हैं। कलेक्शंस का मतलब है कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि इस तरह नेम है तो यहाँ आप नेम्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। नेम्स के नाम से आपने वेरिएबल बनाया। अब इसमें कुछ डाटा टाइप इस तरह की रखनी है कि इसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकें सेम टाइप्स की। तो इसको सबसे पहले जो कलेक्शन हमारे पास है वो है अरे। अरे क्या होती है, कैसे बनाते हैं, यहाँ देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कैबिनेट है, उसमें डिफरेंट डोर्स हैं। तो हर डोर जो है, ये कैबिनेट को हम कह सकते हैं ये एक अरे है, और हर डोर उसका एक इंडेक्स है। अगर मैं कुछ इस तरह समझाना चाहूँ, ये मेरे पास एक अरे है, एक अलमारी है, ये उसके अंदर डिफरेंट खाने हैं, और ये एंड तक इसी तरह है। तो हम कहेंगे कि ये अरे है और इसके अंदर ये इंडेक्सेस हैं। 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, और इस तरह 2, 3, 4, 5। अब ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जो ये इंडेक्सेस हैं इनके अंदर फर्दर मज़ीद भी हम डिवीजन्स कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ये मल्टी डायमेंशनल अरे है, यानी कि अरे ऑफ अरे ये। और फर्दर इसके अंदर भी मज़ीद आगे आप अलग अलग बना सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये सारा एक एक वेरिएबल होगी जिसकी टाइप अरे होगी, और उसमें हम डेटा सेव करवाएंगे। अरे बनाने का तरीका क्या क्या है, जैसे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, ये एक नेम स्टोर करने के लिए। तो स्ट्रिंग के आगे अगर मैं राउंड कर लो अपना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, तो ये एक अरे बन गई। नेम्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग नेम। अब यहाँ पे मुझे बताना होता है कि मैं इसमें कितनी वैल्यू सेव करना चाहता हूँ, कितने बंदों का डाटा मैंने कितना 10 बंदों का डाटा लें। अब इस अरे में 10 बंदों का डाटा स्टोर करवाया जा सकता है। कैसे स्टोर करवाया जाएगा, नेम्स में 0 पे स्नैन, नेम्स में 1 पे, और इसी तरह नेम्स में 9 पे वैल्यू। आप इसमें 9 तक स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन जब आप 10 वाली वैल्यू स्टोर करवाना चाहेंगे तो ये आपको एक एरर देगी। उसमें बताएगी आपको कि नेम जो है उसमें 9 तक इंडेक्सेस हैं, आप इसमें 10 वाली वैल्यू सेव नहीं करवा सकते। अब 10 वाली सेव करवानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अरे बनानी पड़ेगी जो कि 11 तक होगी, जिसके इंडेक्सेस 11 तक होंगे, मतलब इंडेक्स 10 होगा, उसकी लेंथ 11 तक होगी। अब ये जितनी हमारी इसमें 10 वैल्यू सेव है, ये 10 की 10 उसमें सेव करेंगे, एक इंडेक्स खाली रह जाएगा, उस पर हम
11वीं वैल्यू सेव करेंगे। इसी तरह अगर फिर 12वीं सेव करनी पड़ती है तो ये सारा प्रोसीजर फिर रिपीट करना पड़ेगा। मतलब इसके जो इंडेक्सेस हैं वो आप पहले बनाते वक्त डिफाइन कर लेते हैं कि कितने इंडेक्सेस होंगे, और उन्हीं के अंदर लिमिट है, फिर इसमें इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं करते अरे में। इस तरह अरे में वापस वैल्यू देखनी है, कौन सी वैल्यू है, राइट लाइन, उसमें नेम्स पे जो 1 पे वैल्यू वो दिखा दें तो ये आपको अब्दुल वाली वैल्यू दिखा देगी जो कि यहाँ 1 पे सेव है। ये तरीका था अरे बनाने का, अरे में वैल्यू स्टोर करने का और वैल्यू दिखाने का। लेकिन अरे बहुत सी लिमिटेड चीज़ है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आमतौर पे जिसको अरे कहते हैं, ये वो वाली अरे नहीं है, ये उसका एक लाइट सा वर्जन है। इसके अलावा जो है ये एक कलेक्शन है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कलेक्शन हैं। और जो जिस तरह PHP में अरे होती है उस तरह की जो डॉट नेट में अरे है उसको हम लिस्ट कहते हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं और वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी ये कि मैंने अरे बनाई, उसमें डाटा सेव किया और डाटा को डिस्प्ले करवाया। अब हमारे पास एक होता है कलेक्शन डिक्शनरी के नाम से। कभी कभी ज़रूरत पड़ता है हमें डिक्शनरी। डिक्शनरी लिखूँगा, राइट क्लिक करूँगा और रिजोल्व पे जाऊँगा या आल्ट इंटर करूँगा तो ये यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक, मुझे ये वाला नेम स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। मतलब डिक्शनरी प्रॉपर लिखा, आल्ट इंटर प्रेस किया और ये डिक्शनरी बन गई। DIC इज इक्वल टू न्यू डिक्शनरी। इसमें इसने लिख दिया यहाँ पे सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक डॉट डिक्शनरी, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि डिक्शनरी बनाते वक्त हमें बताना होता है कि डिक्शनरी में दो वैल्यूज़ होती है। मतलब एक वैल्यू होती है जिसमें एक मतलब कीवर्ड होता है और दूसरा उसके अगेंस्ट वैल्यू होती है। जो समझे एक की और वैल्यू का एक पेयर होता है हमारे पास। या फिर जैसे हमने जेनेरिक पढ़ा था, उसमें टी पढ़ा था टाइप, तो यहाँ टी की टाइप क्या होगी और वैल्यू की टाइप क्या होगी। की मैं कहता हूँ इंट होगी और वैल्यू जो है इसकी स्ट्रिंग होगी। मैं इस तरह की एक डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ। इज इक्वल टू न्यू डिक्शनरी। दोबारा बताता हूँ, डिक्शनरी इंट टाइप की वैल्यू होगी उसकी की होगी, और स्ट्रिंग टाइप की उसकी वैल्यू होगी। की मतलब आप समझ लें इंडेक्स, और वैल्यू जो उस इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर्ड है। तो यहाँ पे डिक्शनरी इज इक्वल टू न्यू लिख के मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो आप देखें वो खुद ब खुद डिक्शनरी इंट स्ट्रिंग बना देता है। मैं जस्ट टैब प्रेस करता हूँ या इंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है। और आगे राउंड ब्रेकर्स। अब डिक्शनरी डॉट ऐड, इसमें कोई भी वैल्यू आपने ऐड करनी है, कहता हूँ कि उसकी 1 होगी और इंग्लिश में हम उसको ONE1 ये कहेंगे। डिक्शनरी डॉट ऐड 0 पे हम कहेंगे S9 सेव कर दें, चलो कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिक्शनरी डॉट ऐड 2 पे 2 स्टोर कर दें, ये डिक्शनरी बनती जाएगी। और जब भी आपको चाहिए होगी वैल्यू तो आप कैसे लेंगे, डिक्शनरी में 0 पे जो वैल्यू है वो दे दें तो आपको वैल्यू दे देंगे। ये इसको जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते। इस वैल्यू की टाइप क्या होगी, इस वैल्यू की टाइप यही होगी जो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है, तो यहाँ पे देखें स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे इंटीजर दिया होता, बुलियन दिया होता तो ये भी इंटीजर या बुलियन होती। तो एक हमारे पास ये डिक्शनरी का एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे की और उनकी वैल्यू सेव होती हैं। अब आपके पास कभी ज़रूरत पड़ता है कि आपके पास जस्ट एक चाहिए, आपको पूरी डिक्शनरी नहीं चाहिए, बल्कि आपको सिर्फ एक की और उसके अगेंस्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। उसमें कहता हूँ इन टाइप की होगी और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी। तो पेयर इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू पेयर। अब पेयर डॉट की इज इक्वल टू 1, पेयर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सम वैल्यू। ठीक है, अब ये दोनों पे एरर दे रहा है,
उसकी वजह ये दोनों रीड ओनली है। आप इस पर कर्सर लेके जाएं तो ये रीड ओनली है। तो फिर इसको हम कैसे बनाएंगे? जब इसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसको की और इसकी वैल्यू दे दें। मैं कहता हूँ की इसकी होगी 3 और वैल्यू होगी 3, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग, क्या मैं स्ट्रिंग, वैल्यू भी स्ट्रिंग में, की भी स्ट्रिंग में, और यहाँ मैं कहता हूँ कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस कहता हूँ। ये मुझे ऑप्शन देता है कि इंट में की स्ट्रिंग में, बल्कि यहाँ पे भी स्ट्रिंग हो जाएगी। ये मैं दोबारा बना देता हूँ। जब हम स्ट्रिंग कहते हैं की वैल्यू पेयर स्ट्रिंग, क्या मैं स्ट्रिंग पेयर इज इक्वल टू न्यू, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये की वैल्यू पेयर स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे कर रहा है, ठीक है। तो इसको बनाते वक्त हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस प्रेस करें या ये ब्रैकेट दोबारा लगाएं। आपको ऑप्शन देता है या ब्लैंक छोड़ दें या स्ट्रिंग में की बताएं और स्ट्रिंग में वैल्यू बताएं। इंस्टीट्यूट नेम की है हमारे पास और वैल्यू है कुछ इस तरह का। तो ये डिक्शनरी में बहुत सारी वैल्यू सेव होती हैं और यहाँ सिर्फ आप एक पेयर बनाते हैं और दूसरा पेयर चाहिए होता है तो आप अलग पेयर बनाएंगे पेयर 2 के नाम से, की वैल्यू पेयर स्ट्रिंग गामा इंट पेयर 2। ये चीज़, इसके अलावा और भी हैं, आई सेट है, क्यू है, लेकिन हमें इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। की वैल्यू पेयर कहीं कहीं यूज़ होता है, डिक्शनरी भी हम मोस्टली कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया। अब हमारे पास एक कलेक्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके बगैर हम समझे काम नहीं कर पाते, वो है लिस्ट। जो PHP और दूसरी लैंग्वेजेस में जिनको अरे कहते हैं, हमारे पास उसका नाम यहाँ पे लिस्ट होता है। तो आइए देखते हैं लिस्ट पे कैसे काम करते हैं। जैसे हमने की वैल्यू पेयर में देखा है कि एक की होती है, एक वैल्यू होती है। इस तरह डिक्शनरी में हमने देखा है कि इंडेक्स होता है, एक वैल्यू होती है। सेम हमारे पास लिस्ट में भी एक इंडेक्स होगा और उसकी अगेंस्ट एक वैल्यू होगी, लेकिन इसकी फंक्शनलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लिस्ट लिस्ट लिख के ब्रैकेट लगाएंगे जेनेरिक। अब लिस्ट किस चीज़ की बनाना चाहते हैं? मैं स्ट्रिंग्स की लिस्ट बनाना चाहता हूँ। नेम्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब नेम्स में पहले सेव कर चुका हूँ तो मैं नेम्स लिस्ट कर लेता हूँ इसका नाम। अब नेम लिस्ट में नेम्स लिस्ट डॉट ऐड, कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहें स्ट्रिंग में बताएं। नेम 1 2 3 4 जितने मर्जी सेव कर लें, आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इसका इंडेक्स कितना है और इसमें कितनी वैल्यू सेव हो सकती है। अब ने इसमें हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक होती है कैपेसिटी और एक होती है वैल्यू। जो ही हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे नेम लिस्ट बनाया, इसकी एक कैपेसिटी होगी और इसके अंदर वैल्यूज़ सेव हो सकेंगी। तो सबसे पहले हम वन बाय वन स्टेप देखते जाते हैं कि इसमें कैसे इंडेक्स होता है इसका और इसका क्या रेंज होती है, मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी होती है और कितनी वैल्यूज़ इसमें आ चुकी हैं। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, उसमें कोई कैपेसिटी होती है, जैसे बोतल में पानी की कैपेसिटी है कि उसमें 1 लीटर पानी आता है, लेकिन अभी उसमें पानी आधा लीटर है या पूरा लीटर है। तो एक हमारे पास है कि मैक्सिमम उसमें आ कितना सकता है और एक ये है कि करंट इस वक्त उसके अंदर मौजूद कितना है। तो इसको चेक करने के लिए हम कंसोल पे इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ, डॉलर साइन, क्योंकि मैंने अंदर दो चीज़ें ली। मैं लिखता हूँ कैपेसिटी ऑफ नेम्स लिस्ट इज़, यहाँ पे मैंने कैपेसिटी शो करनी है, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स एंड कैपेसिटी, और उसके बाद वैल्यूज़ काउंट कर लें कि वैल्यूज़ कितनी मौजूद हैं, उसका काउंट बता दें। यहाँ पे मेरे पास देखिए नेम्स लिस्ट है, नेम्स लिस्ट डॉट काउंट।
ये काउंट बताएगा कि इसके अंदर मेरे पास कितनी वैल्यूज़ इस वक्त मौजूद हैं। और इसी तरह यहाँ पे नेम्स लिस्ट डॉट कैपेसिटी, ये मुझे कैपेसिटी बताएगा कितनी कैपेसिटी है, और ये काउंट बताएगा। काउंट इस वक्त मेथड में नहीं आ रहा, आगे जाएंगे मेथड में भी आ रहा होगा, तो काउंट इस वक्त आप प्रॉपर्टी के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी और मेथड दोनों मतलब फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, जब हमने लिस्ट बनाई हमने चेक किया उसका काउंट और कैपेसिटी कितना था, उसके बाद हमने एक वैल्यू सेव की, सेव करने के बाद फिर हमने चेक किया कि उसकी काउंट और कैपेसिटी कितनी है। कंट्रोल F5 किया, फिर रन हुआ। अब देखिए इस वक्त जब हमने लिस्ट बनाई तो उसकी लिस्ट कैपेसिटी उसकी ज़ीरो थी और उसमें वैल्यूज़ भी ज़ीरो थी। फिर जब हमने एक वैल्यू सेव कर ली उसके बाद हमने देखा है कि उसकी कैपेसिटी 4 हो गई और वैल्यूज़ 1 हो गई। मतलब जो ही हम लिस्ट बनाते हैं उसमें कोई भी वैल्यू सेव नहीं हो सकती, लेकिन जो ही कोई हम कोशिश करते हैं वैल्यू सेव करने की तो उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होके 4 पे पहुंच जाती है और इनिशियली, और 4 पे पहुंच के उसमें जो भी हम वैल्यू सेव करवाते जाते हैं सेव होती जाती हैं। ये नेम 1 हो गया, नेम 2 3 4, और इस 4 वैल्यू सेव करने के बाद हम फिर देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और उसमें वैल्यूज़ कितनी है। वैल्यूज़ 4 ही होंगी लेकिन कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद फिर मैं एक 5वीं वैल्यू सेव करूँगा इसमें, वैल्यू 5, और उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि इसकी कैपेसिटी और काउंट कितना है। कंट्रोल F5 किया, पहले आप देखें इसका 0 0 था, एक वैल्यू सेव करवाई तो फिर इसका 4 इंडेक्स हो गया। 4 वैल्यू जब हो गई तो भी 4 इंडेक्स रहा। जो ही 5th वैल्यू सेव होने की कोशिश की हमने सेव करने की तो ये 8 पे कैपेसिटी पहुंच गई। मतलब ये कि जब हम लिस्ट बनाते हैं उसकी कैपेसिटी 0 होती है, पहली वैल्यू सेव कराते हैं 4 हो जाती है, और 5th वैल्यू सेव करवाते हैं तो 8 हो जाएगी, और इसी तरह जब 9th वैल्यू सेव करवाएंगे तो 12 हो जाएगी। यानी 4 4 के हिसाब से ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं नेम में से नेम लिस्ट डॉट रिमूव नेम वन को रिमूव कर देता हूँ, नेम लिस्ट डॉट रिमूव नेम 2, दो वैल्यू मैं इसमें से रिमूव कर लेता हूँ। तो जैसे हमारे पास लास्ट पे था इसका काउंट कैपेसिटी 8 थी और वैल्यू इसकी 5 थी, जब दो निकाल लूँगा तो वैल्यू 4 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। और कैपेसिटी देखते हैं कि ऑटोमेटिकली 8 से वापस 4 पे आती है कि नहीं आती। दोबारा रन करते हैं, बल्कि रन करने से पहले इसकी फिर कैपेसिटी निकालते हैं, और यहाँ पे कहता हूँ आफ्टर रिमूविंग टू वैल्यूज कैपेसिटी अकाउंट जो है वो मुझे बताएगा। तो ये देखें आफ्टर रिमूविंग टू वैल्यूज कैपेसिटी ऑफ लिस्ट इज 8 एंड वैल्यू काउंट इज 3। मतलब इसका ये एक एक तरफा है कैपेसिटी इंक्रीज होने का सिलसिला, कि जब इसमें वैल्यू सेव करवाते जाएंगे 4 4 के हिसाब से इसमें इंडेक्सेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब आप इससे वैल्यू रिमूव कर लेंगे इंडेक्सेस वापस नहीं आएंगे, इंडेक्सेस एक दफ़ा बढ़ेंगे और कम नहीं होंगे। अब कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक मेथड होता है ट्रिम का, नेम लिस्ट, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था ट्रिम, तो इसमें हमारे पास ट्रिम एक्सेस है। अगर हम ट्रिम एक्सेस या मेथड यूज़ करते हैं तो ये इसका काउंट और कैपेसिटी दोनों को इक्वल कर देता है। आफ्टर यूजिंग ट्रिम एक्सेस, अब मैं रन करता हूँ। अब देखें इस वक्त लास्ट पे 8 इसकी कैपेसिटी थी और 3 वैल्यू थी, और जब मैंने ट्रिम एक्सेस यूज़ किया उसके बाद इसकी नेम लिस्ट में मतलब 3 वैल्यू आ गई और 3 ही इसकी कैपेसिटी है। तो जो एक्स्ट्रा इंडेक्सेस है जिसमें वैल्यू सेव नहीं थी वो रिमूव हो गया। तो ये तरीका था लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करने का और रिमूव करने का। अब हमने लिस्ट में से सर्च करना चाह रहे हैं कि लिस्ट में कोई वैल्यू मौजूद है या नहीं, ये चीज़ देखना चाहते हैं।
नेम लिस्ट डॉट कंटेन्स, यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ, नेम 3, अगर ये कंटेन्स कर रहा है तो मुझे ट्रू आ जाएगा, नहीं कर रहा तो फॉल्स आ जाएगा। या मैं यूज़र से एक वैल्यू मांगता हूँ नेम टू सर्च, यूज़र मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन रीड लाइन, यूज़र कुछ लिखेगा, मैं इसमें नेम टू सर्च में सेव कर लूँगा। उससे पहले मैं यूज़र को कह देता हूँ कि आप स्क्रीन पे उसको बता देता हूँ कि इंटर नेम टू सर्च, नेम को सर्च करें। अब हमने बताना है कि नेम लिस्ट कंटेन कर रहा है, ठीक है, नेम टू सर्च इसमें आ गया। अब हम यहाँ पे नेम 3 के बजाय नेम टू सर्च लिखेंगे, नेम टू सर्च, नेम लिस्ट में से इसको सर्च करेंगे, अगर ये मिल जाता है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं मिलता तो फॉल्स आ जाएगा। मैं इसको कंडीशन के अंदर ले जाता हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन नेम लिस्ट कंटेन्स, आगे जो भी नेम है नेम टू सर्च, नेम लिस्ट कंटेन्स, जो भी यूज़र ने नाम लिखा होगा वो बता देगा कि हाँ इसके अंदर कंटेन कर रहा है। एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन नेम लिस्ट नॉट कंटेन्स, जो भी इसका नेम टू सर्च करना है। एरर आ गया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना था, नहीं लगाया, यहाँ लास्ट में। ये देखिए नेम टू सर्च कह रहा है तो मैं इसमें नेम 3 कहता हूँ, नेम 3 तो कहता है नेम लिस्ट कॉन्टेन नेम 3, हाँ नेम 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ और नेम लिखता हूँ, जैसे ये नेम है, इंटर करता हूँ, ये कहता है नेम लिस्ट नॉट कंटेन। तो ये तरीकाकार है कि किसी भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में से आप कोई भी वैल्यू सर्च करवाना चाहें, ऐड करना चाहें, रिमूव करना चाहें, आप कर सकते हैं। अब मैं ये सारी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, मेरे पास जो नेम है वो कौन कौन से हैं सारे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। अभी जो यूज़र थे ये एक सिंगल ले रहे थे, सर्च कर रहे थे हम, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब हम इसकी लिस्ट देखना चाहते हैं, तो हमारे पास फार का लूप है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, फार डबल टैप आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, हमारे पास नेम लिस्ट है डॉट काउंट, ठीक है। अब अगर नेम लिस्ट का काउंट 10 होगा तो उसमें इंडेक्सेस 9 तक होंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं। इस वजह से मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया और नेम लिस्ट डॉट काउंट से संभाल रखा, यानी कि नेम लिस्ट काउंट 9 है, 10 है तो 9 तक इंडेक्सेस जाने चाहिए, 10 इंडेक्स नहीं होगा क्योंकि वो तो 11 वाली वैल्यू होगी अगर 0 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको राइट लाइन कर लेता हूँ, नेम लिस्ट में आई, मतलब पहले ये चलेगा आई में 0 होगा तो यहाँ पे 0 वाला, फिर 1 वाला, 2 वाला, ये सारे नेम डिस्प्ले कर देगा। ये देखें नेम 3, नेम 4, नेम 5, क्योंकि दो हमने रिमूव कर दिए थे तो इस वजह से 1 और 2 नहीं आ रहे। अब जहाँ हमने रिमूव किया मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये सारा दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पाँचों आ गए। यहाँ पे ना हम फॉर ईच का लूप भी यूज़ करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ। फॉर ईच, फॉर ईच लिख के डबल टैप प्रेस करें तो ये बताता है वार एटम इन कलेक्शन, वार को हम वार ही रहने देते हैं, एटम का नाम एटम ही रहने देते हैं, कलेक्शन जो हमारे पास है वो नेम लिस्ट है। तो ये इस नेम लिस्ट से एटम निकालेगा, एक एक एटम, उस एटम को हम आगे जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकेंगे। रन करें, देखिए नेम 1, नेम 2 और नेम 5 तक। तो ये तरीका था
फॉर ईच के लूप का, फॉर ईच के लूप में हमने नेम लिस्ट से नेम निकाल के दिखाए। तो ये हमारे पास कलेक्शन था। अब कलेक्शन से मतलब हम आगे पढ़ते कलेक्शन को हम क्लासेस के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ये तो हमारे पास पहले से जो डॉटनेट में टाइप्स बनी थी हमने उनको यूज़ किया, जैसे स्ट्रिंग की लिस्ट है, इसी तरह इंटीजर की लिस्ट है। तो अगर हम पर्सन की लिस्ट की बात करें तो फिर हम कंटेन को कैसे चेक करेंगे। पर्सन, अगर हम लिस्ट का नाम पर्सन रखते हैं, पर्सन की लिस्ट बनाते हैं, तो हर पर्सन का नेम होगा, डिजिग्नेशन होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, ठीक है, सिटी होगा। फिर हम एक सिटी के लोग निकालना चाहें, इस तरह कुछ करना चाहें, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। अब हम एक पर्सन के नाम से क्लास बना लेते हैं। जितना काम किया है सारे को मैं कमेंट कर लेता हूँ, ओरिजिन बना लेता हूँ। और ये सारा मल्टी लाइन कमेंट कर लेता हूँ। अब ये कमेंट रिमूव करेंगे और उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। पर्सन की क्लास बनाते हैं। क्लास पर्सन, याद रखें जो मैंने 5 बड़ी टाइप्स बताई थी। क्लास, इनम, स्ट्रक्ट, इंटरफेस, डेलीगेट। ये बनाते वक्त हमेशा आपने अपर केस, पहला वर्ड अपर केस लिखना है, उसके बाद लोअर केसेस। मिसाल के तौर पे स्कूल स्टूडेंट लिखना है तो आप स्कूल कैस बड़ा, स्टूडेंट कैस बड़ा लिखेंगे, ठीक है। तो ये नोटेशन का खास ध्यान रखना है। अभी मैं पर्सन के नाम से बना रहा हूँ। क्लास को पब्लिक कर लेते हैं। क्लास में हमारे पास एक मेंबर है नेम के नाम से, एड्रेस के नाम से और सिटी के नाम से। एक सिंपल सी क्लास बनाई जिसमें नेम, एड्रेस और सिटी ये 3 चीज़ें ली हैं। तो हम डॉट सी एस में गए, फॉर का लूप चलाया, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, 3 वैल्यूज इसमें स्टोर करवाऊंगा। और यहाँ से मैं हर दफ़ा जब लूप चलेगा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर, इंटर नेम, पहले नेम मांगूंगा और यहाँ पे 1 2 3 भी मैं साथ चलाना चाहता हूँ। तो देखें इन यहाँ से मैं डॉलर साइन लगाता हूँ तो यहाँ अंदर मैं वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ मैंने आई लिखा तो 0 आ जाएगा, तो आई प्लस 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1। और उसके बाद आ जाएगा इंटर योर नेम, फिर 2 इंटर योर नेम, 3 इंटर योर नेम, इस तरह आएगा। नेम इंटर करेंगे, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद सिटी, उसके बाद मैं इसमें ना सैलरी भी रख देता हूँ, मतलब एक वेरिएबल में इंटीजर टाइप का भी रख लेता हूँ सैलरी। और यहाँ पे नेम, एड्रेस, सिटी, सैलरी। यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पर्सन के नाम का, पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन। अब पी डॉट नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, यूज़र नाम लिखेगा तो ये पी डॉट नेम में सेव हो जाएगा। इसी तरह पी डॉट एड्रेस इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, एड्रेस सेव हो गया। इसी तरह पी डॉट सिटी इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, सिटी हो गया। अब सैलरी,
सैलरी चूँकि इंटीजर में है, पी डॉट सैलरी इज इक्वल टू, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू इंट 32, इंट 32 इंट होता है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हमारे पास एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया पी के नाम से, और ये सारी वैल्यूज़ जो हमें रिक्वायर्ड थी इसमें इंटर हो गई। अब हमने इसको सेव करना है कि अगला लूप का जब साइकिल चलेगा तो ये पर्सन दोबारा एक नया नया पर्सन बन जाएगा हर दफ़ा में। तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जैसे हमने बनाई थी ऐसे ही हम लिस्ट ऑफ पर्सन बनाते हैं, नाम देते हैं पर्सन, न्यू लिस्ट ऑफ पर्सन। हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें कितनी वैल्यू सेव हो सकती है, कितने पर्सन का रिकॉर्ड सेव हो सकता है, ये सारा इसमें हमने रिकॉर्ड सेव किया। सेव करने के बाद पर्सनस की जो लिस्ट थी मेरे पास उसमें मैंने इस पी को ऐड कर दिया। हर दफ़ा एक नया पी बनेगा और पर्सनस में ऐड होता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे आई लिखा, अब वाइल और डू वाइल लूप भी यूज़ कर सकते थे, खैर हमने उसको यूज़ नहीं किया। बहरहाल अब ये सारा कुछ करने के बाद अब टैक्सेबल अमाउंट जो है सैलरी की मैं वो लेना चाहता हूँ, इंट टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल सैलरी, कौन सी सैलरी पे टैक्स लगता है, यानी कि मैं कहता हूँ कि 50,000 एंड अबव जो है सैलरी उस पर टैक्स लगेगा। ये कंसोल डॉट रीड लाइन ये भी मैं यूज़र से ले लेता हूँ, जो कि स्ट्रिंग देगा तो मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंट 32, अब मैंने यहाँ से वो वाले पर्सन निकालने हैं जिनकी सैलरी जो है जो यूज़र ने सैलरी इंटर की है टैक्सेबल उसके बराबर है या उससे बड़ी है। इससे पहले यहाँ पे मैं यूज़र से पूछ भी लेता हूँ और बता भी देता हूँ यूज़र को कि आपने क्या करना है। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी लिख दिया। अब यूज़र लिख देगा और 3 यूज़र पहले हमारे पास सेव हैं, उनमें से कौन कौन सा यूज़र ऐसा है, कौन कौन सा पर्सन ऐसा है जिसकी सैलरी टैक्सेबल है। तो यहाँ वॉर टैक्सेबल पर्सन्स इज इक्वल टू, हमारे पास पर्सन्स के नाम से लिस्ट है पर्सन्स। अच्छा पहले मैं इसको ना सिंपल वे में कहता हूँ फिर लिंक से करके दिखाता हूँ। सिंपली तो मैं फॉर का लूप लगाऊंगा, इसमें से मैं या फॉर ईच का लूप लगाऊंगा, फॉर एटम इन पर्सन्स। अब देखिए इसमें जो एटम है उसकी टाइप क्या होगी, पर्सन। पहले जो एटम हमारे पास था तो उसकी टाइप स्ट्रिंग थी क्योंकि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग थी। अब ये पर्सन्स जो है वो लिस्ट ऑफ पर्सन है तो एटम जो है वो पर्सन बनेगा। अब मैं चेक करता हूँ इफ़ एटम डॉट सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी, तो इस बंदे को टैक्स देना है या ये बंदा टैक्स देता है। तो मैं यहाँ पे कंसोल पे लॉग करवा राइट लाइन करवा लेता हूँ, जो भी यहाँ डॉलर से लगा देता हूँ। यहाँ पे एटम डॉट, अब देखें चूँकि एटम उस वक्त स्ट्रिंग था लेकिन अब एटम पर्सन है तो एटम डॉट लिखा तो पर्सन में जितनी प्रॉपर्टीज थी सारी आ गई। मैंने लिखा एटम जो भी नेम है फ्रॉम, आगे एटम डॉट सिटी, सिटी का नेम, हैव टू पे टैक्स, सैलरी इज, उसकी जो सैलरी है एटम डॉट सैलरी। सिंपल। अच्छा ये तो हो गया फॉर ईच के रूप से, मैंने देख लिया कि अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है। अब हमारे पास एक लैम्डा एक्सप्रेशन होती है। लैम्डा लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली इनलाइन डेलीगेट होता है, डेलीगेट फंक्शन होता है।
तो डेलीगेट्स को भी हमने नहीं पढ़ा, तो मैं आसान सा सिंटैक्स समझा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह जब हम डेलीगेट को पढ़ेंगे तो फिर हम लैम्डा एक्सप्रेशन को दोबारा भी देख लेंगे। अभी आसानी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि लैम्डा एक्सप्रेशन मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ होती है। उसमें आप पैरामीटर गोज़ टू कोड जो भी होता है वो लिखते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स लिखते हैं यहाँ पे, और मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, और आगे ये भी हो सकता है कि रिटर्न पैरामीटर वन इंटू पैरामीटर टू। ये फॉर एग्जाम्पल एक लैम्डा एक्सप्रेशन है जो हमें दो इनपुट लेगी हमसे, और आगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें वापस देगी। कुछ इस तरह से लैम्डा एक्सप्रेशन को मैंने बताया, जैसे कि डेलीगेट पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ अपने सिंटैक्स की हद तक समझने के लिए ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसी को यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ वार टैक्सेबल पर्सन्स, तो मेरे पास पर्सन्स की लिस्ट है, डॉट, मैंने लिखा डॉट वेयर, वेयर लिख के मैं ऑल इंटर प्रेस करता हूँ तो ये यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक आ जाएगा कि ये फंक्शन लिंक के अंदर मौजूद है, तो लिंक को यूज़ कर लिया। अब अगर मैं दोबारा लिखता हूँ तो पर्सन मुझे नेट्स में बता भी रहा होगा, सिस्टम पर्सनस डॉट वेयर। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप पैरामीटर डिफाइन करते हैं, पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, ABCXYZ, तो मैं इसका नाम M दे देता हूँ, पैरामीटर का नेम M है। आगे ये सिंबल लगाना है, और आगे इन पैरामीटर्स को हम किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। सर एम डॉट करेंगे तो ये देखें ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है, यानी यूँ समझे कि ये हमने जो लूप लगाया फारिज का, इसमें हमने इसका नाम एटम रखा, और इधर इन लाइन के अंदर ही लूप लग गया, इसका नाम हमारे पास एम हो गया। अब यहाँ हमने लिखा एटम डॉट सैलरी ग्रेटर दैन टैक्सेबल सैलरी, तो यहाँ हम कहते हैं एम डॉट सैलरी ग्रेटर दैन इक्वल टू टैक्सेबल सैलरी, ये आ जाएगा डॉट टू लिस्ट। ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसमें से हमने वो पर्सन निकाल लिए जिनकी सैलरी दी हुई सैलरी से ज़्यादा थी या उसके बराबर थी। तो ये देखिए सिंपल पर्सन डॉट वेयर एम के बजाय में एक्स लिख देता हूँ, बेशक एक्स गोज टू एक्स लिखते हैं, या पैरामीटर के नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो आप नाम लिखेंगे ये इस कलेक्शन में से एक एटम निकल के आएगा, उस एटम के आगे आपने ये सिंबल लगाया, ठीक है, इसको मैं गोज टू का सिंबल कहता हूँ, ये एक्स गोज टू, और आगे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इस वक्त ये है ना इक्वल टू ग्रेटर देन, ठीक है, इसको हम लैम्डा एक्सप्रेशन कहेंगे, इसके ऊपर कैसे लेके जाएं लैम्डा एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास तो बूलियन का ऑपरेटर है, ट्रू या फॉल्स देगा। अगर ये ट्रू आया तो पर्सन ऐड हो जाएगा, फॉल्स आया तो पर्सन ऐड नहीं होगा। आप सिंपल फॉर ईच का लूप लगाएं, एटम इन टैक्सेबल पर्सन, और जैसे आपने यहाँ पे लिखा ऐसे ही आप यहाँ पे भी वही चीज़ लिखें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम और भी बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं कि सैलरी से ज़्यादा हो, एंड एटम एंड एक्स डॉट सिटी डॉट स्टार्ट विद आर, कि रावलपिंडी वाले हों या रावलाकोट वाले हों, इस तरह से। तो हम कंडीशन मल्टीपल भी लगा सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेमडा एक्सप्रेशन। लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ निकाल लेते हैं। इसको वैसे हम ज़्यादा डिटेल में एमएससी के कोर्स में जाके पढ़ेंगे। अभी ये कि आपके जहन में होना चाहिए कि एक लेमडा एक्सप्रेशन होती है जिसमें आप डाटा को फिल्टर कर सकते हैं लिंक के ज़रिए, ठीक है, ये हम लिंक यूज़ कर रहे हैं। अभी इसको मैं रन करता हूँ, रन करने से पहले यहाँ पे कंसोल पे लॉग कर लेता हूँ, कंसोल राइट लाइन कर लेता हूँ। taxable persons using for each, इसमें अब ख़राबी क्या है, जो मैंने फारिज का लूप यूज़ किया, देखें फारिज का लूप तमाम इसके ऊपर लगा और एक एक बंदे को उसने चेक किया, अगर वो
टैक्सेबल है उसकी सैलरी तो फिर उसने कंसोल पे लॉक किया, अदरवाइज नहीं किया। लेकिन इन सबको एक दफ़ा एक्सप्लोर किया है, जबकि ये उसका शॉर्टकट हमारे पास आ गया है। अब अगर हमने जैसे यहाँ पे लॉग कंसोल पे राइट लाइन किया गया, अब इनको डेटाबेस में सेव करना है या कहीं और करना है, तो हमें यहाँ दोबारा फिर ये सिंटैक्स दोबारा लिखना पड़ेगा, कंडीशन दोबारा चेक करनी पड़ेगी। जबकि इस सूरत में हमने लिस्ट में से वो पर्सन ही अलग कर दिए हैं जो देते हैं या दे सकते हैं, और उनको लूप कर दिया, और आगे जो भी करना है काम वो कर सकते हैं। यहाँ से मैं taxable persons using link lambda expression control F5 प्रेस किया। अच्छा, ये सबसे पहले कह रहा है टू इंटर योर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे टू तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था आई इज ज़ीरो। अच्छा, आई प्लस टू कर दिया ना, हमने प्लस वन करना है, ठीक है। आई में ज़ीरो होगा और वन उसमें, क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है और ये वन, मतलब ये उससे एक स्टेप आगे लेके जाएगा। अब पहले बंदे का नाम बताया, मैंने कह दिया स्नैन। एड्रेस मैंने कह दी ABC स्ट्रीट, सिटी रावलपिंडी। अब फिर वन पे सैलरी, सैलरी होगी इसकी फर्स्ट ईयर 78,000। अब टू पे नेम अब्दुल, एड्रेस मिलके PQR मोहल्ला, सिटी मेवाली, सैलरी 60,000। थ्री पे नेम जीत, एड्रेस I9 लिख देता हूँ, I8 में तो कोरोना वायरस फैला हुआ है। सिटी इस्लामाबाद, और सैलरी 45,000। आगे वो कहता है कि टैक्सेबल सैलरी बताएं, मैंने कहा टैक्सेबल सैलरी है 50,000। 50,000 सैलरी लिखी। उसके बाद देखें टैक्सेबल सैलरी यूजिंग फारिज लूप। फारिज लूप में उसने कहा था हसनैन फ्राम रावलपिंडी, अब्दुल फ्राम वाली, ये दो बंदे टैक्स थे। और इसी तरह लैम्डा एक्सप्रेशन से किया तो हसनैन और अब्दुल, वही दो रिकॉर्ड है। तो ये तरीका था, हम लिस्ट में से कोई भी लिस्ट, हमने कस्टम डाटा टाइप अपनी बनाई पर्सन के नाम से, उसकी लिस्ट बनाई, उसमें वैल्यू स्टोर की, फॉर के लूप में हमने उनको दिखाया, और फिल्टर भी किया कि जो टैक्सेबल पर्सन है वो हमें शो हो जाए। ये सारी चीज़ की अगर अभी समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह ये एंड तक बार बार रिपीट हो जाएगा, समझ आएगी। लेकिन इस चीज़ को आप बार बार देखें, और कुछ चीज़ आपको समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राई कैच कैसे यूज़ करना है। यहाँ सैलरी है, जब वो सैलरी इंटर कर रहा होगा बंदा, अगर वो सैलरी गलत इंटर करता है तो एक्सेप्शन आ जाएगी। हमने उसको हैंडल करना है कैसे। मसलन उसने ये नेम पूछा, नेम बताया, एड्रेस, सिटी, अब सैलरी पूछी तो मैंने ये किया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई। मैं चाहता हूँ ये एक्सेप्शन ना आए, यहाँ पे हैंडल हो, वो उससे सैलरी दोबारा मांगे। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, वाइल, वाइल के अंदर मैं उससे सैलरी मांगता हूँ, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ पी डॉट सैलरी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि इसमें वैल्यू ज़ीरो होगी। या आप यूँ समझें कि मैं फ़िलहाल वाइल नहीं लगाता, मैं डायरेक्ट ट्राई क्या लगाता हूँ, ट्राई। ट्राई में मैंने इससे ये वैल्यू मांगी, इसने अगर वैल्यू प्रॉपर लिखी तो ठीक है, नहीं लिखी तो एक्सेप्शन में मैंने इससे दोबारा वैल्यू मांगी। लेकिन अब दोबारा वैल्यू जब मांगी तो फिर इसने अगर गलत लिख दी, फिर मैं क्या करूँगा।
तो जो ट्राई कैच नहीं चलेगा इस तरह, मुझे उसी चीज़ पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे सैलरी मांगने का मैकेनिज्म है, इसको मैं ट्राई में रखता हूँ। ट्राई किया, बेशक आप इसको वाइल ट्रू लिखते हैं, तो ट्राई किया, अगर ये इसने प्रॉपर सैलरी लिखी तो ये पी डॉट सैलरी में सेव हो जाएगी। अगर सेव हो जाती है तो मैं उसको ब्रेक कर देता हूँ कि अब दोबारा इसके अंदर नहीं आना। ब्रेक करूँगा तो ये इस फाइल वाले लूप से बाहर निकल जाएगा, और ब्रेक नहीं करूँगा तो यहाँ पे थ्रो लिखा हुआ, थ्रो मतलब वो एक्सेप्शन दिखाता है। हमने एक्सेप्शन थ्रो मतलब सिस्टम को रोक देता है, हमने रोकना नहीं है, हमें जैसे एक्सेप्शन दिखानी है। कंसोल डॉट राइट लाइन इंटरवैलिड सैलरी, और इसको मैं ना ट्राई से बाहर निकाल लेता हूँ कि बार बार नहीं कहता इंटर सैलरी। एक दफ़ा मैंने क्या है कि नहीं सॉरी, ये इधर ही रहने दें, और यहाँ मैं कहता हूँ कि यू हैव इंटर्ड इनवैलिड सैलरी, यू हैव इंटर्ड इनवैलिड सैलरी। ठीक है, और फिर वो अब ट्राई करेगा, ये यूज़र से सैलरी मांगेगा, यूज़र ने प्रॉपर सैलरी लिख दी तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, ना लिखी तो ये कैच में आ जाएगा, ज़ाहिर एक्सेप्शन आएगी। कैच में आएगा तो वो कहेगा आपने इनवैलिड सैलरी इंटर किया, और दोबारा फाइल में जाएगा तो ज़ाहिर इसको ट्रू मिलेगा, ये हमेशा इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे अंदर आएगा तो फिर दोबारा सैलरी मांगेगा। कंट्रोल F5, कुछ लिखा, एड्रेस, सैलरी, अब ये कहता है यू हैव एंटर इनवैलिड सैलरी, फिर सैलरी मांगेगा। ठीक है, जब तक मैं प्रॉपर नहीं लिखता वो मांगता रहेगा। अब मैं प्रॉपर लिखता हूँ, अब उसने नेम टू मांगा है। जो ट्राई कैच है, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इन सबको हम आगे यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉपरली यूज़ करेंगे। तो सी शार्प के जो टॉपिक्स थे हमारे पास वो आलमोस्ट यही थे जो अभी मैंने आपको पढ़ा दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह आज ही मैं कोशिश करूँगा कि रिकॉर्ड करके रख दूँ और अपलोड कर दूँ। तो आप फिलहाल इस लेक्चर को देखें, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें और अपना फीडबैक लाजमी दें। सी शार्प में और भी टॉपिक्स हैं एडवांस हैं, तो वो हम MVC में जाके इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।